हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स का। 2 चैप्टर्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 3 इसका नाम है बच्चों डिमांड। तो आज हम पढ़ेंगे अपना पूरा नया चैप्टर डिमांड, जिसके बारे में मैं आपको एक टॉपिक आज अच्छे से सिखाऊंगा। बच्चों, सबसे पहले हम बात करें अगर डिमांड की, तो डिमांड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज डिमांड, है ना? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है हमारे दिमाग में कि डिमांड किसे बोलते हैं। तो एक टर्म है बच्चों डिजायर। आई होप आप डिजायर का मतलब समझते होंगे। डिजायर मतलब कि किसी भी चीज की इच्छा करना। मैं चाहता हूं कि मैं फरारी गाड़ी खरीद लूं, या आप चाहते हो कि एक बहुत बड़ा सा बंगला आप खरीद लो, या आप चाहते हो कि आप कुछ भी ऐसा खरीद लो या आपके पास हो। आप बहुत सारी डिजायर्स करते हो, है ना? लेकिन खाली डिजायर को डिमांड नहीं बोल सकते। जब हम डिजायर के साथ साथ उसको खरीदने की परचेजिंग पावर भी रखें, यानी कि हमारी एबिलिटी भी हो उसको खरीदने की, तब उसको कंबाइन करके हम डिमांड बोल सकते हैं। तो डिमांड का मतलब ये होता है कि व्हाट वी आर विलिंग टू बाय एज वेल एज वी आर एबल टू बाय, यानी कि जो हम खरीदना भी चाहते हैं और हम खरीद भी सकते हैं, उसको कंबाइन करके एक प्रकार से डिमांड बोला जा सकता है। ये तो हो गया बेसिक मीनिंग। टेक्निकल मीनिंग क्या होता है डिमांड का? डिमांड का मतलब ये आप ऐसा समझ लो, सपोज मैंने एक प्रोडक्ट यहां पे रखा, एक शूज मैंने आपको दिखाया। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि एक पेयर ऑफ शू है और मुझे बताओ कि आप ये कितने रुपए में खरीदना चाहते हो। तो फॉर एग्जाम्पल आपने बोल दिया सर ये पेयर ऑफ शू हम 1000 रुपये का खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी डिमांड है कि आप 1000 रुपये में एक पेयर ऑफ शू खरीदना चाहते हो। अब अगर मैं बोलूं कि अब पेन का एग्जाम्पल ले लेता हूं, ये पेन 10 रुपए का दे रहा हूं, बताओ आप कितने पेन खरीदना चाहते हो, या आप कितने पेन चाहते हो कि मैं आपको दूं। और ये पेन है 10 रुपए का। तो हो सकता है आप में से कोई बच्चा बोले सर मुझे 2 पेन चाहिए, आप में से कोई बच्चा बोले सर मुझे तो 5 पेन चाहिए, आप में से कोई बच्चा बोले सर मुझे तो एक ही पेन चाहिए। तो जो ये अलग अलग क्वांटिटी आप बता रहे हो, कोई बच्चा कह रहा है 1 पेन, कोई बच्चा कह रहा है 5 पेन, कोई बच्चा कह रहा है 2 पेन, इन अलग अलग क्वांटिटी को मैं डिमांड भी बोल सकता हूं। किसी बच्चे की डिमांड है 2 पेन की, किसी बच्चे की डिमांड है 5 पेन की, किसी बच्चे की डिमांड है 1 पेन की। तो डिमांड का मतलब बहुत ही सिंपल है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पर आप कितनी क्वांटिटी चाहते हो खरीदना, तो उसको हम डिमांड बोल सकते हैं। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड। तो डिमांड बेसिकली क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर प्राइस पर अगर कोई इंडिविजुअल एक सर्टेन क्वांटिटी खरीदना चाहता है, तो उस सर्टेन क्वांटिटी को हम डिमांड बोल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि ये पेन 10 रुपए का है, आप कितने पेन खरीदना चाहते हो? आपने बोला सर 5, तो दैट इज डिमांड, सिंपल। बाकी इसका बेसिक क्या ध्यान रखना है कि डिमांड के अंदर हमारी विलिंगनेस टू बाय और साथ ही साथ एबिलिटी टू बाय दोनों चीजें आ जाती हैं। तो डिजायर को खाली डिमांड नहीं बोलेंगे, डिजायर के साथ परचेजिंग पावर भी होगी, तो उसको मिलाकर डिमांड बोलेंगे, राइट? अब आपको मेरे साथ साथ बच्चों नोट्स मेंटेन करने हैं, नोट्स में लिखना है। हालांकि आपके पास जो हमारी बुक है, मेरी बुक जो आप जिससे आप पढ़ते हो, उसके अंदर सब कुछ है जो हम चैप्टर के एंड में ग्लांस लेंगे, सारी बातें उसमें भी कवर करेंगे, बट फिर भी अपने लिए नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। तो आप फटाफट से मेरे साथ हेडिंग डालेंगे जो मुझे आज आपको सिखाना है। इस हेडिंग का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, जिसे हम ब्रैकेट्स में लिखना डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। आखिर ये डिमांड जो है ये किन चीजों से प्रभावित होती है? आपने क्यों मुझसे 5 ही पेन मांगे, आपने 100 क्यों नहीं मांगे? या हो सकता है किसी और दूसरे बच्चे ने 2 पेन मांगे, उसने 2 क्यों मांगे, 10 क्यों नहीं मांगे? तो डिमांड जो होती है बच्चों, वो बहुत से फैक्टर्स की वजह से अफेक्ट होती है, बहुत से फैक्टर्स की वजह से चेंज होती है, या बहुत से फैक्टर्स की वजह से प्रभावित होती है। तो हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को प्रभावित करते हैं, जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। उसे हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी डिमांड्स को कौन सी चीजें चेंज करती हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड।
तो आप मेरे साथ सबसे पहला पॉइंट लिखोगे इसमें, पॉइंट नंबर 1, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और इसके ब्रैकेट में इसका सिंबल लिखना है P और नीचे एक छोटा सा X बना लेना। ये सिंबल होते हैं, इनका धीरे धीरे आपको भी उपयोग करना आ जाएगा, लेकिन फिलहाल आप बना लो। तो पहला फैक्टर होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बहुत सिंपल है बच्चों, इसके बारे में जो समझाऊंगा वेरी सिंपल, कॉमन सेंस, बहुत ही सिंपल। देखो मैं 2 उदाहरण लेता हूं। एक प्रोडक्ट है 10 रुपए का और दूसरा प्रोडक्ट मान लेते हैं है 10 करोड़ का। यानी कि आपकी और मेरी भाषा में, सिंपल भाषा में समझते हैं कि एक प्रोडक्ट बहुत महंगा है जिसका प्राइस बहुत ज्यादा है, और एक प्रोडक्ट बहुत सस्ता है जिसका प्राइस बहुत कम है। ठीक है ना? तो एरोस बना देता हूं कि एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसका प्राइस बहुत कम है और एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसका प्राइस बहुत ज्यादा है। ठीक है? सिंपल सिंपल लेमन टर्म्स में बात कर रहे हैं। अब कॉमन सेंस से ये बता दो सिंपल कि कौन से प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी, या लोग कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा खरीदना चाहेंगे या कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा खरीदेंगे। कौन सा खरीदेंगे? सिंपल, एक प्रोडक्ट है 10 रुपए का, दूसरा प्रोडक्ट है मान लेते हैं 10 करोड़ का। समझ गए बात? बस आपको पता है आंसर, आप सीधा सीधा कहोगे सर बड़ी सिंपल सी बात है, जो प्रोडक्ट 10 रुपए का है जिसका प्राइस कम है उसकी डिमांड होगी ज्यादा, है ना? उसकी डिमांड क्या होगी? ज्यादा। और जो प्रोडक्ट 10 करोड़ रुपए का है उसकी डिमांड क्या होगी? कम। दोनों बातों को अगर मैं ऐसे समझाऊं आपको कि एक प्रोडक्ट जिसका प्राइस है कम तो उसकी डिमांड है ज्यादा। ठीक है ना? तो ध्यान से देखना, प्राइस है कम तो डिमांड है ज्यादा, और दूसरा प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी प्राइस है ज्यादा तो डिमांड है कम। क्लियर? अब इस प्रकार की चीज को, इस प्रकार के रिलेशन को हम बोलते हैं बच्चों इनवर्स रिलेशन। आपको ये वर्ड ध्यान रखना है, तो इसीलिए बादल के अंदर लिख रहा हूं। तो आप सिर्फ क्या करोगे, आपने पॉइंट की हेडिंग डाली, इस पॉइंट की हेडिंग के नीचे बस बादल बना के लिख लो इनवर्स रिलेशन, बस काम हो गया। बाकी सब कुछ हमारी बुक में, और कुछ नहीं लिखना। सिर्फ नोट्स में लिखनी है ऐसी बात जो फटाफट रिवाइज करते समय हमको याद आ जाए। तो सिर्फ बादल के अंदर आपको लिखना है इनवर्स रिलेशन। यानी कि मुद्दे की चीज क्या याद रखनी है, इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है। इनवर्स रिलेशन किसे बोलते हैं? इनवर्स रिलेशन बोलते हैं कि अगर एक चीज बढ़ रही है और दूसरी चीज कम हो जाए, इसका मतलब ये दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन, है ना? जैसे कि प्राइस तो है ज्यादा, डिमांड है कम, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड हो रही है कम, तो इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। या उल्टा भी हो सकता है, प्राइस हो रहा है कम, डिमांड हो रही है ज्यादा, प्राइस हो रहा है कम, डिमांड हो रही है ज्यादा, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। तो अपने को बस ये ध्यान रखना है कि प्राइस का, इसको मैंने गोला बना दिया, और डिमांड का कैसा रिलेशन होता है। 3 बार बोल लो, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। प्राइस का और डिमांड का कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन। याद रखना है, ठीक है ना? तो अपने सिंबल के लिए बना रहा हूं बस कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो रही है, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ रही है। इस तरह के रिश्ते को कहते हैं इनवर्स रिलेशन। तो ये मीनिंग होता है इनवर्स रिलेशन का। तो बच्चों आई होप आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना? तो याद रखना है पहला फैक्टर क्या है जो प्राइस को, जो डिमांड को अफेक्ट करता है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो सिंपल, अब एक सिंपल बात करेंगे, ठीक है? तो कैसे याद रखना है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। दोनों के बीच कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। सिंपल। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट की हेडिंग डालनी है आपको प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसका सिंबल है P और छोटा सा r। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसमें लिखना है A पॉइंट। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है? इसे बॉक्स बना लो। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स।
तो सर सबसे पहले तो ये बताओ सब्स्टिट्यूट गुड्स किसे बोलते हैं, है ना? तो बच्चों देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स किसे बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट करना किसे किसे कहा जाता है? आप में से बहुत बच्चे स्पोर्ट्स फॉलो करते होंगे, है ना? क्या होता है, जैसे एक प्लेयर खेल रहा है, अचानक से उसको चोट लग गई है, वो थक गया, तो क्या होता है, उसको बाहर कर देते हैं मैदान के, और उसकी जगह कौन आ जाता है उसका सब्स्टिट्यूट होता है ना। तो सब्स्टिट्यूट कौन है, जो एक को रिप्लेस करके उसकी जगह को फिल कर सके, उसको सब्स्टिट्यूट बोलते हैं, ठीक है? तो अब सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या हो सकते हैं, है ना? कुछ उदाहरण है, बड़े सिंपल से कुछ उदाहरण है, जैसे बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण है। एक यहां देख सकते हो आप, कोका कोला और पेप्सी। मान लो आपका मन कर रहा है कि सर कोल्ड ड्रिंक पीनी है, तो आपने दुकानदार के पास गए, भैया एक कोक देना, उसने मना कर दिया कि साहब कोक तो नहीं है, पेप्सी है। तो आप क्या कहते हो, आमतौर पर आप ले लेते हो। अगर हार्डकोर कोक के फैन नहीं हो तो आप क्या सोचोगे, चलो ठीक है यार, कोक नहीं मिल रहा तो पेप्सी ले लो। तो इसका मतलब पेप्सी ने क्या करा, कोक को सब्स्टिट्यूट कर दिया, राइट? तो ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। या फिर आप देख रहे हो मैकडॉनल्ड्स का बर्गर, बर्गर किंग का बर्गर, या फिर देख रहे हो कॉफी या टी, आमतौर पर ऐसे गुड्स जो एक दूसरे की जगह ले सके उन्हें सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब समझते हैं इस चीज को हम अपने एग्जाम्पल से। इसमें से कोई भी हम एग्जाम्पल ले लेंगे, सब में हमारी स्टडी फिट होगी, लेकिन मैं कोक और पेप्सी का ले लेता हूं, चलो एग्जाम्पल आपके लिए, ठीक है ना? तो मैं ऐसा करता हूं, एक छोटा सा शेड्यूल बनाकर आपको समझाने की भी कोशिश करता हूं, फिर इसका मैं डायग्राम भी बना दूंगा, और इसमें बादल में क्या लिखना है वो भी सिखा दूंगा। ये परफेक्ट है सर, हाँ। तो बच्चे एग्जाम्पल लेते हैं, हम ऐसा करते हैं, मैं पेप्सी का प्राइस लेता हूं एक बार, ठीक है? पेप्सी का प्राइस लेते हैं। पेप्सी का प्राइस हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि पेप्सी वाले ने अपने बॉटल का प्राइस लगातार बढ़ाया, 10 से 15 करा, 15 से 20 करा, 20 से 25 करा। तो पेप्सी कंपनी ने क्या करा कि अपने इस कोल्ड ड्रिंक का प्राइस लगातार क्या करा, बढ़ाया, इंक्रीज करा, ठीक है? ये मान लेते हैं। तो अब इस केस में जो ये पेप्सी है, मैं यहां मार्क कर रहा हूं, पेप्सी जो है वो हमारा सब्स्टिट्यूट गुड है। पेप्सी क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड है, ठीक है ना? हमें पेप्सी के प्राइस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो पेप्सी क्या है, हमारा सब्स्टिट्यूट गुड मान लेते हैं, ठीक है ना? हमें कोक पीने गए थे, कोक हमें मिली नहीं, तो हमने दुकानदार से कहा चलो पेप्सी दे दो, तो पेप्सी जो है उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूट गुड। तो अब देखो, मान लेते हैं बच्चों, पेप्सी कंपनी क्या कर रही है, अपने पेप्सी के कोल्ड ड्रिंक के दामों को बढ़ा रही है, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ठीक है? तो अब सोचना है, बहुत ही सिंपल है, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, तो पेप्सी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो लोग क्या सोचेंगे, मेरे और आपकी तरह, यार पेप्सी कंपनी तो यार बड़ी मतलब पैसे बढ़ा रही है, इसके तो कोल्ड ड्रिंक के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो अब हम पेप्सी नहीं खरीदा करेंगे, है ना? हम क्या सोचेंगे कि पेप्सी के प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं, क्या फायदा इतनी महंगी पेप्सी खरीद के। सेम चीज, पेप्सी जैसी सेम चीज दूसरा सब्स्टिट्यूट मिल रहा है, कोक, है ना? तो हम क्या सोचेंगे, यार पेप्सी वाले तो बड़े प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, छोड़ो पेप्सी को, छोड़ो, अब इसकी जगह एक काम करते हैं, कोक खरीदते हैं। तो ज्यादा लोग क्या होंगे, वो कोक को खरीदना शुरू कर देंगे। मान लो मैं भी पहले पेप्सी पिया करता था, तो जैसे ही मैंने देखा अरे पेप्सी के प्राइसेस तो बढ़ गए, मैं कहूंगा छोड़ो, तो मैं भी किधर आ जाऊंगा, कोक की तरफ आ जाऊंगा। तो मेरी तरह बहुत सारे लोग पेप्सी को छोड़कर क्या पीना स्टार्ट कर देंगे, कोक पीना स्टार्ट कर देंगे। अब इसको समझो, बहुत सारे लोग जब कोक पीना शुरू कर देंगे तो कोक जो है उसकी डिमांड धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो बहुत सारे लोग कोक पीना शुरू कर देंगे। तो होता क्या है, मैं इस टेबल के जरिए आपको समझाता हूं कि इधर तो मैंने दिखा दिया प्राइस ऑफ पेप्सी, वो बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे पेप्सी का प्राइस अगर बढ़ेगा, तो अब दूसरे कॉलम में मैं आपको दिखाता हूं क्वांटिटी ऑफ कोक। क्वांटिटी ऑफ कोक का मतलब, ध्यान से सुनना, मैंने इधर पेप्सी का प्राइस बढ़ाया, तो मेरे जैसे लोगों ने क्या करा, आपने क्या करा, पेप्सी पीना छोड़ दिया, छोड़ो, और हम सब कहां चले गए, क्या पीना स्टार्ट कर दिया, कोक। तो इससे क्या होगा, कोक की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो मान लेते हैं पहले कोक की डिमांड थी 1000 बॉटल्स की, तो वो बढ़ते बढ़ते हो गई 1200 बॉटल्स, फिर बढ़ते बढ़ते हो गई 1800 बॉटल, बढ़ते बढ़ते हो गई 2500 बॉटल्स। तो इस प्रकार से कोक की क्वांटिटी भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो अपनी बात को हमने इस टैबुलर फॉर्मेट के जरिए, शेड्यूल के जरिए सिखा दिया। यानी कि हमने क्या सीखा, एक बार समराइज करते हैं कि पेप्सी के प्राइसेस बढ़े, यानी सब्स्टिट्यूट के प्राइसेस बढ़े, तो हमारे कोक की डिमांड भी बढ़ गई। अब मेरे हाथों की
मूवमेंट चेक करना। पेप्सी के प्राइसेस बढ़े तो हमारे कोक की डिमांड बढ़ गई। देख रहे हो हाथों की मूवमेंट? इसका मतलब दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। तो जब दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में जा रही होती हैं तो उसे बोलते हैं बच्चों, जो आपको बादल के अंदर लिखना है, उसे बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। और हमें यही कीवर्ड याद रखना है बस, कि सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस का कैसा रिलेशन होता है, आपको यही याद रखना है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। डायरेक्ट का मतलब क्या, जो मैंने इस टेबल से आपको समझाने की कोशिश करी कि पेप्सी का प्राइस बढ़ा तो कोक की डिमांड बढ़ी, पेप्सी का प्राइस बढ़ा तो कोक की डिमांड बढ़ी। हाथों की मूवमेंट कैसी है, ये भी बढ़ा तो ये भी बढ़ा, तो दोनों का सेम डायरेक्शन है। ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट रिलेशन। याद रखना है, ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है ना? इसी चीज को मैं डायग्राम पर भी, मतलब इसी टेबल को अगर मैं डायग्राम पर एक ग्राफ पर पुट कर दूं तो वो भी करके दिखा सकता हूं। इधर मैं लिख लेता हूं क्वांटिटी ऑफ कोक, कोक की क्वांटिटी, और वाई एक्सिस पर मैं लिख लेता हूं प्राइस ऑफ पेप्सी, पेप्सी का प्राइस। तो अगर हम इसकी प्लॉटिंग करेंगे, हालांकि करनी नहीं है, एग्जैक्ट प्लॉटिंग नहीं करनी, लेकिन उसमें आप देखोगे कि जैसे जैसे पेप्सी का प्राइस बढ़ेगा कोक की क्वांटिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे पेप्सी का प्राइस बढ़ेगा कोक की क्वांटिटी भी बढ़ेगी। यानी कि जब आप एक कर्व बनाने की कोशिश करोगे तो वो कर्व जो है आपका एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व ऐसा ऐसा कुछ बन जाएगा। ये फ्री हैंड कर्व है, जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन हो, लेकिन सिर्फ एक रिलेशन दिखाने के लिए कि हमारा पेप्सी के प्राइस में और क्वांटिटी ऑफ कोक में कैसा रिलेशन है। एक डायरेक्ट रिलेशन है कि पेप्सी का प्राइस बढ़ा तो कोक की क्वांटिटी बढ़ी, पेप्सी का प्राइस बढ़ा तो कोक की क्वांटिटी बढ़ी। ये देखो, देख सकते हो ना, पेप्सी का प्राइस बढ़ा कोक की क्वांटिटी बढ़ी, पेप्सी का प्राइस बढ़ा कोक की क्वांटिटी बढ़ी। तो यानी दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसीलिए इसमें हम रिलेशन बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। तो अपने को ये याद रखना है, तो फटाफट से आप ये रजिस्टर में नोट कर लेना कि कैसा रिलेशन है, कैसा शेड्यूल है, कैसा डायग्राम है। ठीक है ना? तो हमारे पास सफिशिएंट कंटेंट रहेगा एग्जाम में लिखने के लिए। तो ये होता है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। तो आई होप बच्चों आपको यहां तक क्लियर हुआ हो। ठीक है ना? दो बातें हो गई, बाद में दोबारा रिवाइज करेंगे। अब इसका ए पॉइंट लिख लिया था, अब इसी हेडिंग का बी पॉइंट आएगा। इसी हेडिंग का बी पॉइंट, उसका नाम है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो अब आप सोच रहे होंगे सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ये क्या है, पहले ये समझाओ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। तो सर ये तो बहुत मुश्किल है। हाँ, तो इसीलिए तो अब देखो बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसे कहते हैं? आमतौर पर जो गुड दूसरे गुड को कॉम्प्लीमेंट कर दे उसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट कौन करता है? जिसकी यूटिलिटी यानी कि जिसका उपयोग दूसरे के साथ ही होता है ज्यादातर, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड, है ना? उदाहरण के तौर पर जैसे आप यहां पे देख सकते हो, ये एक बटर है या जैम है। अब जैम या बटर फॉर एग्जाम्पल, अब जैम या बटर कोई ऐसे तो है नहीं कि पूरी पूरी बोतलें निकाल के अकेला खाएगा अकेला खाएगा अकेला खाएगा। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे खाते भी हों टेस्ट की वजह से थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी आमतौर पर क्या माना जाता है, कोई ऐसा तो नहीं है ना कि जैम की बोतल लेके बैठा और चलो जी जैम खत्म करेंगे और जैम खत्म करेंगे और अकेला जैम ही खाए जा रहे हैं। जैम या बटर किस चीज के साथ लिंक्ड हैं? वो किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं? ब्रेड को। ब्रेड होगी अगर तभी उस पर बटर का या जैम का कुछ यूज होगा। तो ब्रेड के ऊपर ही जैम या बटर लगेगा, यानी मैं ये बोल सकता हूं कि जैम और ब्रेड या बटर और ब्रेड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, क्योंकि बटर को कोई अकेले नहीं खाएगा। ऐसा नहीं है कि डब्बा कोई अकेले बैठ के इसी चीज को खा लेगा, नहीं, वो इसको किसके साथ कॉम्प्लीमेंट करता है? ब्रेड के साथ। तो इसीलिए बोला जाता है, या इसीलिए हम एक एग्जाम्पल मान सकते हैं कि ब्रेड एंड बटर जो हैं वो कैसे गुड्स हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं पेट्रोल या डीजल, कुछ भी आप ले लो। अब कोई भी व्यक्ति खाली पेट्रोल थोड़ी ना खरीदता है कि भाई आप गए
पेट्रोल पंप पे चलो भैया लो जरा 100 रुपए का पेट्रोल दे दो जरा घर के लिए, ऐसा तो होगा नहीं। किसी ना किसी चीज के साथ आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो तभी पेट्रोल खरीदोगे। और सबसे ज्यादा पेट्रोल किस चीज के लिए खरीदा जाता है? व्हीकल के लिए। तो अगर किसी के पास व्हीकल ही नहीं है तो वो पेट्रोल का क्या करेगा? तो ये गुड्स का कॉम्बिनेशन जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का कॉम्बिनेशन कहलाया जाता है। इस तरह से बच्चों बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो आप भी सोच सकते हो, ठीक है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो दो गुड्स जो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करें उन्हें बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है ना। तो ये तो छोटे से एग्जाम्पल हैं। अब हमारे मुद्दे की बात वो मैं आपको सिखाऊंगा अभी। तो बादल बनेगा थोड़ी देर में, और उससे पहले अपनी बात पहले एक शेड्यूल से समझा देता हूं और फिर आपको उसी का ग्राफ भी बता दूंगा। फिर आप ऑटोमेटिकली खुद ही समझ जाओगे कि हाँ सर ये बात बिल्कुल ठीक है। तो कौन से एग्जाम्पल से समझाऊं बताओ? पेट्रोल और कार के एग्जाम्पल से समझाऊं कि ब्रेड और बटर से समझाऊं? ब्रेड और बटर से समझोगे तो यह कि खाते खाते आपको पढ़ते पढ़ते शायद खाने की भूख लग जाए, तो वो मैं छोड़ रहा हूं, वो आगे भी समझा दूंगा किसी और खाने के एग्जाम्पल से। चलो पेट्रोल और कार से समझते हैं एक बार, ठीक है ना। तो मैं एक तरफ ऐसा ले लेता हूं, प्राइस ऑफ पेट्रोल, प्राइस ऑफ पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल के दाम मान लो 100 रुपए थे, 100 से हुए 500। सर ये क्या कह रहे हो? 500 से हो गए 1000। अरे सर ये क्या कह रहे हो? 500 से 1000 और 1000 से हुए 5000। ओ गॉड, ठीक है, मनगढ़ंत बातें बच्चों, बस आपको चीजें समझ आनी है। पेट्रोल के प्राइसेस इमेजिन करना है आपको। पहले थे 100 रुपए, 100 से बढ़ के हो गए 500, 500 से बढ़ के 1000, 1000 से तो हो गए 5000। बताओ, अब मेरे जैसा व्यक्ति या आपके जैसा व्यक्ति जो सोच रहा था चलो मोटर बाइक खरीदते हैं या गाड़ी खरीदते हैं, हम सोच रहे थे, या बहुत से लोग गाड़ी की डिमांड कर रहे थे। अब जैसे ही उन्होंने देखा अरे यार पेट्रोल तो 500 से 1000, 1000 से 5000 हो गया, इतना महंगा पेट्रोल, और गाड़ी चलाऊंगा, गाड़ी में 5000 का पेट्रोल डलवाने लगा तो हो गया। तो आप लोगों की साइकोलॉजी समझो कि अगर जैसे ही पेट्रोल इतना बढ़ेगा, इतना महंगा होगा, 100 का 500, 500 का 1000, 1000 का 5000, तो क्या लोग गाड़ियां और खरीदना चाहेंगे? चलो भाई गाड़ियां खरीदते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं। सोचो, नहीं होगा, है ना। लोगों को क्या लगेगा, यार इतना महंगा हो गया पेट्रोल, अब 5000 रुपए का पेट्रोल हो गया, मैं साइकिल ही चला लूंगा भाई, मैं नहीं, मैं बस से चला जाऊंगा, मुझे नहीं खरीदनी गाड़ी, है ना, ऐसा सोचेंगे लोग। तो अब इसका मतलब क्या कि पेट्रोल के प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से कार जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, कार की डिमांड जो अगर यहां पर थी वो धीरे धीरे बच्चों कम हो जाएगी। लोग जो है गाड़ियां खरीदना कम कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है पेट्रोल बहुत महंगा है, इस समय गाड़ी खरीदेंगे ना तो बहुत लुट जाएंगे, पागल हो जाएंगे, इतना नहीं कर सकते। तो जैसे ही प्राइसेस बढ़ते हैं पेट्रोल के, तो कार जो है उसकी डिमांड कम होनी शुरू हो जाती है ना, कार की डिमांड कम होनी शुरू हो जाती है। उदाहरण के तौर पर मैं दूसरे कॉलम में लिख लेता हूं क्वांटिटी ऑफ कार। तो मान लेते हैं पहले बिक रही थी 5000 गाड़ियां, तो वो जैसे जैसे पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा फिर लोग कहेंगे नहीं यार अब नहीं खरीदेंगे, डिमांड कम होके 4000, फिर डिमांड कम होके 2000, फिर तो डिमांड और कम होके मान लेते हैं 500। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये समझो, अब बहुत ध्यान से मेरी हाथों की मूवमेंट देखना, एक तरफ पेट्रोल का प्राइसेस बढ़ रहा है, ठीक है, पेट्रोल का प्राइसेस बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ कार की डिमांड कम हो रही है, राइट, लिंक समझ आया। अब एक साथ देखो कि क्या हो रहा है, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कार की डिमांड कम हुई, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कार की डिमांड कम हुई। मूवमेंट चेक करो, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन कैसा चल रहा है, ऑपोजिट चल रहा है। पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं लेकिन कार की क्वांटिटी कम हो रही है। इसका मतलब बादल के अंदर बताओ मैं क्या लिखवाऊंगा, आपको यह सिखाना था। आज का लेक्चर ये था, अगर आप ये सीख गए कि रिलेशन क्या है तो मेरा काम हो गया। तो बादल के अंदर क्या लिखने जा रहे हैं हम, सही सोच रहे हैं कई बच्चे, बिल्कुल इनवर्स रिलेशन, परफेक्ट। बादल के अंदर लिखना है अपने को इनवर्स रिलेशन, ठीक है ना, इनवर्स रिलेशन। और अगर मैं इसी को प्लॉट कर दूं एक ग्राफ पर, हालांकि एग्जैक्टली करना नहीं है बट लेकिन आपको समझाने के लिए करना है, एक्स एक्सिस पर लिख लूं क्वांटिटी ऑफ कार और वाई एक्सिस पर लिख लूं प्राइस ऑफ पेट्रोल, तो पता है प्लॉटिंग कैसे होगी, प्लॉटिंग कुछ कुछ ऐसी हो रही होगी कि
पेट्रोल तो बढ़ रहा है, कार की डिमांड कम हो रही है, तो उसकी प्लॉटिंग एक इनवर्स यानी कि ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व की तरह हो रही होगी, ठीक है ना, जिसमें पेट्रोल जो है जब वो इतने प्राइस पर है तो कार की डिमांड बहुत ज्यादा है। जैसे ही पेट्रोल बढ़ा, जैसे ही पेट्रोल बढ़ के यहां हो गया तो ऑटोमेटिकली कार की डिमांड कम हो जाएगी। या पेट्रोल अगर बढ़ के और बढ़ गया, पेट्रोल यहां हो गया तो ऑटोमेटिकली कार की डिमांड और कम हो जाएगी। तो यानी कि आप देख पा रहे हो बच्चों, यहां एक इनवर्स रिलेशन चल रहा है, यानी कि पेट्रोल के प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं लेकिन कार की डिमांड कम हो रही है। तो इस तरह के रिश्ते को कहते हैं इनवर्स रिलेशन। तो हमको ध्यान रखना है हमेशा, अब मैं पूरा अगर सम अप कराऊं, कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में होता है डायरेक्ट रिलेशन, ये है उसका शेड्यूल, ये है उसका डायग्राम, और क्यों होता है लॉजिक के साथ सीखा आपने। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर होता है इनवर्स रिलेशन, ये है उसका शेड्यूल, ये है उसका डायग्राम, क्यों होता है लॉजिक के साथ सीखा आपने। बहुत सारे उदाहरण है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के भी, सब्स्टिट्यूट गुड्स के भी। समझ आया? नोट्स बनाते रहना है, ये नोट्स में लिखना है सारी बातें जो मैं यहां लिख रहा हूं, सब कुछ नोट्स में। तो सर 3 फैक्टर हमने सीख लिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड को 3 चीजें अफेक्ट कर रही हैं, सीख लिया। पहला था प्राइस, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, सिंपल। दूसरा था प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, और तीसरा था प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। हालांकि दूसरे और तीसरे सेकंड पॉइंट का ही पार्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर और कौन सा फैक्टर है जो हमारी डिमांड को प्रभावित करता है? तो तीसरे फैक्टर का नाम लिखना है आपको इनकम, और इसका सिंबल होता है वाई। तीसरा फैक्टर है बच्चों इनकम, इनकम इसका सिंबल होता है वाई। तो सर इनकम, क्या इनकम भी डिमांड को अफेक्ट करती है? सोचो बच्चों, क्या मेरी इनकम मेरी डिमांड को अफेक्ट करेगी, या आपकी इनकम आपकी डिमांड को अफेक्ट करेगी? हो सकता है आप में से कुछ बच्चे आज कोई चीज खरीदना चाहते हो पर पैसे ना हो, तो वो डिमांड नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको अभी 1 लाख रुपए दे दूं या 5 लाख रुपए दे दूं और आपकी इनकम अचानक से बढ़ जाए, तो क्या होगा? आप कुछ चीजों की डिमांड करना शुरू कर दोगे, यही होगा ना। तो बच्चों इनकम जो होता है वो तो बहुत बड़ा फैक्टर होता है चीजों की डिमांड को अफेक्ट करने के लिए। जब इनकम नहीं होगी लोगों के पास तो डिमांड भी नहीं करेंगे, वो कम हो जाएगी डिमांड। और जब बहुत इनकम होगी तो डिमांड भी ज्यादा करेंगे आमतौर पर, है ना। हालांकि इसकी गहराई अभी हमें समझनी है। तो थर्ड फैक्टर जो होता है वो होता है इनकम। ठीक है सर, ये फोटोज क्या हैं? चलो तो फोटो समझाता हूं। इनकम के पर्सपेक्टिव में बच्चों 3 प्रकार के गुड्स माने जाते हैं, ठीक है ना। इनकम के पर्सपेक्टिव में 3 प्रकार के गुड्स माने जाते हैं। कौन कौन से? ये दोनों तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन एक साथ समझा देता हूं। एक को बोलते हैं इंफीरियर गुड और दूसरे को बोलते हैं नॉर्मल गुड। पहले इनकी चर्चा करेंगे, नॉर्मल और इंफीरियर, ठीक है ना। तो नॉर्मल क्या होता है? सर अब नॉर्मल की कोई परिभाषा नहीं है। हो सकता है आपके लिए जो नॉर्मल हो मेरे लिए वो नॉर्मल ना हो, और मेरे लिए जो नॉर्मल हो वो आपके लिए नॉर्मल ना हो। तो ये पॉइंट ही सब्जेक्टिव है, पर फिर भी समझते हैं एक आम धारणा के हिसाब से, ठीक है ना। तो बच्चों ये है आज से 30-25 साल पुराना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जो चला करता था। देख ही रहे हो कैसा टीवी है ये, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। और ये है आज के जमाने का अल्ट्रा HD 4K टीवी, ठीक है ना। तो इस आज के जमाने के अल्ट्रा HD 4K टीवी को हम कह रहे हैं नॉर्मल गुड। नॉर्मल मतलब ये ऐसी चीज है जो हर किसी को पसंद है या जो हर कोई खरीदना चाहता है नॉर्मल सिनेरियो में, ठीक है ना। इसको नॉर्मल गुड बोल देते हैं। लेकिन जब किसी भी नॉर्मल गुड का चीप क्वालिटी, ध्यान रखना, किसी भी नॉर्मल गुड की चीप क्वालिटी, सस्ती क्वालिटी बाजार में अगर अवेलेबल हो तो उस गुड को बोलते हैं इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड, उस गुड को बोलते हैं इंफीरियर गुड। तो ये कॉन्सेप्ट तो पहले समझो कि ये है नॉर्मल गुड और ये है उसी का इंफीरियर गुड, चीप क्वालिटी गुड। तो इसके बहुत से एग्जाम्पल होते हैं पर सारे सब्जेक्टिव है, याद रखना। बहुत से लोग कहते हैं सर फुल क्रीम मिल्क तो नॉर्मल है, और अगर डबल टोन मिल्क है तो वो उसी का थोड़ा सा एक क्वालिटी बेकार हो गया तो इंफीरियर गुड है। हालांकि ये सब्जेक्टिव है, ठीक है ना। इसी तरह कलर टीवी नॉर्मल है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी इंफीरियर है। इसी तरह बहुत से लोग बोलते हैं व्हीट, गेहूं एक नॉर्मल गुड है, गेहूं की रोटी खाते हैं, और बाजरा उसी का एक इंफीरियर रूप है, बाजरे की रोटी खाते हैं।
तो ये सब बातें हैं तो सब्जेक्टिव, बट फिर भी आप नॉर्मल सिनेरियो में समझ लो। ये एग्जांपल इसीलिए आपके लिए निकाला है कि ऐसा टीवी जो है ये एक नॉर्मल गुड है और ये टीवी जो है ये इंफीरियर गुड है। चलो ठीक है सर, ये बात तो हम आपकी समझ गए। ओके अब बच्चों जो आपको समझानी है बात वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये, अब आपको ध्यान से सोचना है। मैं आपको चलो अपना एग्जांपल देता हूं। एक टाइम ऐसा था कि जब कॉलेज जाते थे, ज्यादा पॉकेट मनी, ज्यादा क्या थी ही नहीं, ना के बराबर थी, तो पैसे नहीं हुआ करते थे, है ना, इनकम नहीं होती थी ज्यादा। तब सोचते थे, तब देखते थे अरे यार वो ब्रांडेड जीन्स पहन रहा है, वो ये ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है, मॉल से कपड़े खरीद रहा है, लेकिन हम सोचते थे यार इतने तो हमारे पास पैसे भी नहीं, क्या करें, हमारी इनकम बहुत कम थी। तो हम ठीक है अपना काम चलाने के लिए और अपने सेटिस्फाई करने के लिए अपने आप को गुड्स खरीदते थे, जीन्स खरीदते थे, टी शर्ट्स खरीदते थे, लेकिन कहां से खरीदते थे? चोर बाजार से। चोर बाजार का मतलब ऐसा समझ लो कि जो चीजें ब्रांडेड मिल रही हैं मॉल में अच्छी महंगी वाली, वो चीजें सस्ते सस्ते दामों पर हम चोर बाजार से खरीद लेते थे। तो सिंपल सी बात है कि जब मेरे पास इनकम नहीं थी तो मैं कौन से गुड्स खरीदा करता था? इंफीरियर गुड्स खरीदा करता था। सिंपल है, हर कोई करता है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। खरीदते थे तो खरीदते थे। अच्छा, अब क्या हुआ, भगवान के आशीर्वाद से धीरे धीरे बच्चों इनकम बढ़नी शुरू हो गई, ठीक है ना, धीरे धीरे इनकम बढ़नी शुरू हो गई, पढ़ाई पूरी हो गई, उसके बाद काम शुरू हो गया, पैसे आने शुरू हो गए, इनकम बढ़नी शुरू हो गई। तो इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, ठीक है। इमेजिन करना है आपको, पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आज भी कपड़े खरीदने अब मैं चोर बाजार जाऊंगा, या मैं चाहूंगा कि आज भी मैं इंफीरियर गुड्स खरीदूं, या अब इनकम के बढ़ने के साथ मैं क्या सोचता हूंगा कि यार अब मैं अच्छे गुड्स खरीदूंगा, अब तो मॉल से कपड़े खरीदेंगे, अब हम अच्छे ब्रांडेड चीज पहनेंगे, अब क्या जरूरत है चोर बाजार जाने की या चीप क्वालिटी का सामान खरीदने की, यही होगा ना। तो बच्चों जी अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी है जो मैं यहां लिखने जा रहा हूं, वो ये कि इंफीरियर गुड जो होता है उसके साथ इनकम का पता है कैसा रिलेशन होता है? बहुत ध्यान से सुनना। उसके साथ इनकम का रिलेशन जो होता है वो एक इनवर्स रिलेशन होता है। अब कैसे है इनवर्स, वो यहां पे आप ध्यान से देखना। बच्चों जब मेरी इनकम बहुत कम थी, कॉलेज के दिनों की बात है, तब मैं चोर बाजार के कपड़े खरीदता था इतने। फिर मेरी इनकम बढ़ गई थोड़ी सी। जब मेरी इनकम बढ़ के थोड़ी ज्यादा हुई तो मैंने चोर बाजार के कपड़े खरीदने कम कर दिए, यानी इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो गई। फिर भगवान के आशीर्वाद से इनकम थोड़ी और बढ़ गई, यहां हो गई, तो फिर मैंने चोर बाजार के या इंफीरियर गुड्स खरीदना और कम कर दिया। तो आप अब इस रिलेशन को समझो कि क्या ये रिलेशन बिल्कुल सही है और ये क्या शो कर रहा है कि हमारी इनकम तो बढ़ रही है। मैं यहां लिख देता हूं, ऐसे सिंबल बना देता हूं आपके लिए कि हमारी इनकम तो बढ़ रही है, इनकम तो बढ़ रही है, हाथों की मूवमेंट देखो, इनकम तो बढ़ रही है, लेकिन इंफीरियर गुड की जो डिमांड है, चोर बाजार के कपड़े अब नहीं खरीदने, कम हो रही है। तो इनकम बढ़ी, चोर बाजार कम, इनकम बढ़ी, चोर बाजार कम। तो ये कैसा रिलेशन है? इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन, ठीक है ना। तो अब तो खैर आप खुद ही समझ चुके हो डायग्राम देखते ही कि इसमें मैं क्या रिलेशन लिखवाऊंगा आपसे, इनवर्स रिलेशन। तो इनकम का और इंफीरियर गुड का जो रिलेशन होता है वो कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन, ठीक है ना। ये उसका सिंबल बना दिया कि इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड की डिमांड कम हो जाएगी। तो इनकम के केस में इंफीरियर गुड जो होता है वो इनकम के बढ़ने पर कम हो जाता है, यानी कैसा रिलेशन? इनवर्स रिलेशन। समझ आया? अब आते हैं नॉर्मल गुड पे। मॉल वाले कपड़े, ब्रांडेड कपड़े या अच्छे कपड़े, साधारण कपड़े, नॉर्मल कुछ भी समझ लो, या ये वाला टीवी समझ लो। अब जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ती है, सोचो मॉल जाना, अच्छे कपड़े खरीदना, नॉर्मल चीजें खरीदना, क्या होगा? आपकी इधर इनकम बढ़ रही है, पैसे आ रहे हैं, पैसे कमा रहे हो, बहुत पैसे कमा रहे हो, पैसे कमाए पैसे कमाए पैसे कमाए, तो ऐसे चीजों की डिमांड भी आपकी बच्चों बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो इधर आपकी इनकम बढ़ेगी तो इधर नॉर्मल गुड की डिमांड भी बढ़ेगी। हाथों की मूवमेंट चेक करना। तो हाथों की मूवमेंट के हिसाब से बताओ कैसा रिलेशन होगा? सर इनका होगा डायरेक्ट रिलेशन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इनका होता है डायरेक्ट रिलेशन, यानी कि
जब मेरी इनकम थी ये, वाई एक्सिस पर मैं इनकम ले रहा हूं और एक्स एक्सिस पर मैं क्वांटिटी ले रहा हूं। जब मेरी इनकम थी ये, तब मेरी क्वांटिटी थी ये। जैसे ही मेरी इनकम बढ़ी तो देखो नॉर्मल गुड की क्वांटिटी भी मेरी ऑटोमेटिकली बढ़ गई। यानी कि ये कैसा रिलेशन शो कर रहा है? ये शो कर रहा है डायरेक्ट रिलेशन। इनकम बढ़ेगी तो मेरी नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ेगी, तो इसको बोल देते हैं डायरेक्ट रिलेशन। तो अपने को तो बादल के अंदर क्या लिखना है? डायरेक्ट रिलेशन। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा, आपको अच्छे से लॉजिक समझ आया होगा। बहुत ही सिंपल लॉजिक है, आप अपने जीवन पर लगा के देखना। जब आपके पास पैसे कम थे तो आपने भी जरूर कुछ ऐसी चीजें खरीदी होंगी जो सस्ती होंगी, नॉर्मल नहीं होंगी। और जैसे जैसे आपकी पॉकेट मनी बढ़ी या अगर आपके पास पैसे आए ज्यादा तो आपने भी सस्ती चीजों को छोड़ के नॉर्मल चीजें ज्यादा खरीदी होंगी। वो यहां पे शो हो रहा है। तो जब पैसे हमारे कम होते हैं तो हम इंफीरियर गुड खरीदते हैं, लेकिन इनकम के बढ़ते ही हम उसकी डिमांड कम कर लेते हैं, तो इसलिए इनवर्स रिलेशन। लेकिन नॉर्मल गुड में इनकम के बढ़ते ही डिमांड भी बढ़ जाती है, तो इसीलिए डायरेक्ट रिलेशन। तो ये दो तरह के गुड्स हैं जिनका हमने इनकम के साथ रिलेशन पहले समझा। ठीक है सर, ये तो बात समझ आ गई। सर ये तीसरा क्या है? सर ये पहले डायग्राम पहचान गए, अब वहां पे क्या बना हुआ है? सर ये कुछ कोकेन जैसा लग रहा है। नहीं नलायको, ये कोकेन नहीं है, ये सॉल्ट बनाया मैंने, नमक। अच्छा, तो कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिन्हें बोला जाता है नेसेसिटी गुड्स। हालांकि ये एक्सेप्शन है, बट यहां पे भी थोड़ा सा पढ़ा रहा हूं, आगे भी पढ़ेंगे। नेसेसिटी गुड्स वो होते हैं बच्चों जो एक जरूरत के सामान होते हैं। यानी कि चाहे इनकम आपकी 5 करोड़ हो, चाहे इनकम आपकी 500 रुपए हो, है ना। नमक एक ऐसी चीज है जो गरीब से गरीब व्यक्ति भी खरीदेगा, अमीर से अमीर व्यक्ति भी खरीदेगा, और इसका इनकम के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी की इनकम ज्यादा है तो वो अपने खाने में बोलता होगा लाओ भाई एक बोरा लाओ नमक का, 2 किलो नमक डाल दो। ऐसा तो नहीं होगा ना, वो भी चुटकी भर नमक ही डालेगा। और जो गरीब व्यक्ति है जिसकी इनकम कम है, मान लो 500 रुपए है, तो वो भी चुटकी भर नमक ही खाएगा। तो नेसेसिटी गुड्स वो होते हैं जिनकी, ध्यान से सुनना, डिमांड चेंज नहीं होती इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। तो वो एक्सेप्शन होते हैं, तो इसीलिए उनको डिटेल में हालांकि नहीं पढ़ना। मेन होते हैं इंफीरियर और नॉर्मल गुड। तो नेसेसिटी गुड जैसे सॉल्ट है, उसके बारे में तो बस ये लिखना है डिमांड डू नॉट चेंज। इनकी डिमांड तो चेंज ही नहीं होती। तो चाहे मुकेश अंबानी हो वो भी 2 ही चुटकी नमक खाएगा, और चाहे कोई गरीब व्यक्ति हो वो भी 2 ही चुटकी नमक खाएगा। यानी कि नेसेसिटी गुड्स की डिमांड कम या ज्यादा नहीं होती। ठीक है सर, बात सारी क्लियर हो गई। तो फटाफट आपने अपने रजिस्टर में तीनों बातों को अच्छे से विद डायग्राम्स एंड रिलेशन एंड बादल नोट कर लिया होगा। चलो अब रिवाइज करवाओ, एक बार फटाफट रिवाइज करो, बोल बोल के रिवाइज करना। ठीक है, घर में मम्मी को आवाज जानी चाहिए आपकी। डिमांड को अफेक्ट करने के फैक्टर गिनवाओ। सर पहला प्राइस ऑफ द कमोडिटी PX, दूसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड जिसके अंदर 2 आते हैं, एक आता है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड जैसे पेप्सी और कोक, दूसरा प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड जैसे कार और पेट्रोल। उसके बाद तीसरा फैक्टर इनकम, इनकम जिसका इंफीरियर गुड के साथ अलग रिश्ता है, नॉर्मल गुड के साथ अलग रिश्ता है, नेसेसिटी गुड के साथ तो रिश्ता ही नहीं है, क्योंकि नेसेसिटी गुड तो सबको खरीदना है, उसकी तो डिमांड ही नहीं चेंज होती। समझ आ रहा है ना। तो कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। इंफीरियर गुड होगा तो ऐसे, नॉर्मल गुड होगा तो वैसे, सब्स्टिट्यूट गुड होगा तो पहले की तरह, कॉम्प्लीमेंट्री गुड होगा तो अलग। तो डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं जो हम पढ़ रहे हैं। एक फैक्टर और पढ़ेंगे, तो लिखो नंबर 4, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। सर ये क्या फोटो दिखा दी आपने सर, मुंह में पानी आ गया। सर ये लेफ्ट फोटो देखकर, जो उसके हाथ में लेफ्ट आइटम है वो देखकर मुंह में पानी आ रहा है सर, तो मुझे पता है। अब ये भी तो एक फैक्टर है ना बच्चों, ये एक फैक्टर है आपकी डिमांड को अफेक्ट करने वाला। अब आपको पता चले ये 2 चीजें मिल रही हैं, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ये मिल रहा है ये भी 10 रुपए का, आपके पास 10 रुपए हैं, ये मिल रहा है ये भी 10 रुपए का। ठीक है,
आप बाजार गए हो 10 रुपए लेके, ठीक है, आप जैसे लाखों बच्चे बाजार गए हैं 10 रुपए लेके। अब ये बता दो बिल्कुल ऑनेस्टली दिल पे हाथ रख के कि किस चीज की डिमांड ज्यादा होगी? 10 रुपए का नोट लेके लोग किधर जा रहे होंगे, भीड़ किधर ज्यादा होगी? बताओ, खुद सोचो। बस सर ये क्या कह दिया आपने। तो बच्चों जी, अगर मैं ये बोलूं जो चीज आपकी मनपसंद होती है उसे बोलते हैं फेवरेबल टेस्ट, यानी कि आहा सर बर्गर, मजा ही आ गया। तो कोई चीज ऐसी होती है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, आपका टेस्ट उसके लिए फेवरेबल है, यानी कि वो आपको पसंद है। और कोई चीज ऐसी भी होती है जिसका टेस्ट आपको पसंद नहीं है। हाँ सर ये क्या एप्पल दिखा रहे हो गंदा सा, छी, उसको बोलते हैं अनफेवरेबल टेस्ट। तो अब खुद सोचो और बस मुझे ये बताओ कि जिस चीज का टेस्ट फेवरेबल है उसकी डिमांड कैसी होगी, ज्यादा होगी कि कम होगी, कैसी होगी? सर बड़ी सिंपल सी बात है, उसकी तो डिमांड ज्यादा ही होगी। बस तो यही मुझे सिखाना है और लिखवाना है। और जो चीज आपको पता है, अभी देखते ही आपको आधे बच्चों ने उल्टी कर दी होगी, जो चीज आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, उसका टेस्ट अनफेवरेबल है आपके लिए, तो ऐसी चीजों की डिमांड क्या होगी? सर बहुत कम होगी, कुछ भी नहीं होगी। तो बस तो यही इस पॉइंट का क्रक्स है कि जिस चीज की टेस्ट या जिस चीज का आपका फेवरेबल टेस्ट होगा उसकी डिमांड ज्यादा होगी, जिस चीज को लेकर आपका अनफेवरेबल टेस्ट होगा उसकी डिमांड कम होगी। सिंपल, समझ आया? बताओ कुछ था इस पॉइंट में? कुछ भी नहीं। तो बस बना लो ये छोटा सा बादल, छोटी सी बात। फेवरेबल टेस्ट है तो डिमांड ज्यादा, अनफेवरेबल टेस्ट है तो डिमांड कम। क्लियर हुआ? सारी बातें अच्छे से नोट करनी है और क्लियर करनी है। चलो तो मैं अब आपके साथ फटाफट से क्विकली समरी डिस्कस कर लेता हूं कि आज हमने क्या सीखा। जो हमारा आज का टारगेट था इस लेक्चर का कि डिमांड को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। डिमांड को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? एक करता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, उसका सिंबल है PX। इसमें बस आपको यह याद रखना है कि इसका कैसा रिलेशन होता है डिमांड के साथ? इनवर्स रिलेशन होता है। तो प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड हो जाएगी कम। दूसरा आपने पढ़ा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, जिसके अंदर एक था प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड और दूसरा था प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्स्टिट्यूट गुड के केस में आपने पढ़ा है कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में आपने पढ़ा है कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। कहानी याद रखना, सब्स्टिट्यूट की कहानी वो याद रखना। पेप्सी के प्राइस बढ़ रहे थे तो लोग कोक की डिमांड बढ़ा रहे थे, डायरेक्ट रिलेशन, सब्स्टिट्यूट गुड। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड में कहानी याद रखना कि इधर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े तो कार की डिमांड कम हो गई थी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कैसा रिलेशन? इनवर्स रिलेशन। ठीक है जी। तीसरा फैक्टर आपने पढ़ा इनकम। इनकम में मैंने बताया एक होते थे नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड का कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी। दूसरे होते हैं इंफीरियर गुड। हाँ सर वो चोर बाजार वाले, बेकार वाले। उसमें कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स, यानी कि इनकम बढ़ेगी डिमांड और कम, इनकम बढ़ेगी डिमांड और कम, इनकम बढ़ेगी डिमांड और कम, तो इंफीरियर। और तीसरे मैंने बताया था, हालांकि एक्सेप्शन होते हैं, उनकी डिमांड में चेंज नहीं आता लेकिन फिर भी नाम लिखवा दिया था, उन्हें बोलते हैं नेसेसिटी गुड्स। तो इनकम चाहे मुकेश अंबानी जितनी हो या इनकम चाहे मेरे जितनी हो, आपको उतना ही नमक लेना है जितना लोगे, नेसेसिटी गुड्स। और सबसे बढ़िया पॉइंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। वाह सर वाह, अगर फेवरेबल टेस्ट है, बर्गर आ गया सामने तो डिमांड ज्यादा, और अगर एप्पल आ गया सामने, अनफेवरेबल चीज आ गई तो डिमांड कम। तो बस, तो कैसे देखो अलग अलग फैक्टर्स हैं जो डिमांड को प्रभावित करते हैं। और किताब के अंदर एक अदर्स भी होते हैं, मतलब कुछ और मिसलिनियस फैक्टर्स भी होते हैं, हालांकि वो हमारे लिए रेलेवेंट कम है। तो अपने मुद्दे के ये 4 फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है सर, तो सारा हमें समझ आ गया सर, मजा आ गया। ठीक है, नोट्स अच्छे से कंप्लीट कर लेना ताकि कोई भी डाउट ना रहे। बाकी करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।